नमस्कार, मैं हूं तुलिका सिंह। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। भारत और चीन सेना के बीच तनाव जारी। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने किया दावा, चीनी सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का किया अपहरण। भारत की दो टूक, चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे चली मुलाकात, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लग सकता है ब्रेक, परियोजनाओं में 5 साल की देरी, 2028 तक पूरा होने का अनुमान। रूस की वैक्सीन ने जगाई उम्मीद, कोरोना के खिलाफ ह्यूमन ट्रायल में अच्छा रिजल्ट। खाद की कालाबाजारी पर सीएम ने दिए NSA के आदेश, फिर भी खाद के लिए परेशान किसान। यूपी में सरकारी गोदामों में लगती है लंबी कतारें। जय वाजपेयी की जब्त होंगी अवैध संपत्तियां, करोड़ों रुपए की 11 संपत्तियां होंगी जब्त, मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। समाज सेवी सुनील राव पहली बार होंगे चुनावी दंगल में, 2022 विधानसभा चुनावी दंगल में उतरेंगे सुनील राव। सुनील राव सेवा संस्थान के बनाए गए सेक्टर प्रभारी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, GST कंपनसेशन के 2500 करोड़ की करी मांग। सोरेन ने पीएम को राज्य की व्यथा बताई। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा है कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे कवर स्टोरी में। भारत और चीन की सेना के बीच तनाव जारी है। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा है कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों की चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर नीनोंग ने पीएमओ को ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए हैं। इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। नीनोंग एरिंग ने कहा है कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन ने कई बार भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश भी की है। हाल ही में चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया है। वहीं भारतीयों ने अतिरिक्त बल और हथियार को संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इससे पहले इसी साल जून के महीने में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में झड़प देखने को मिली थी। इस हिंसक झड़प में कर्नल सहित भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने अभी तक कोई हताहत का आंकड़ा जारी नहीं किया है। झड़प के बाद से ही चीन के साथ उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे हमारे सहयोगी योगेश पांडे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चीन के साथ टकराव बढ़ाकर भारत आंख मूंद कर अमेरिका की बताई राह पर आगे बढ़ रहा है। चीन को लगता है कि भारत चीन के बीच ऐसा कोई संघर्ष होता है तो 1962 की तरह जीत उसी की होगी। हालांकि 1962 का युद्ध 2 बिल्कुल अलग देशों के बीच लड़ा गया था और उस वक्त कोई भी देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं था। अब स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और किसी भी नए संघर्ष के नतीजे 1962 से बहुत ज्यादा घातक होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता।
भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। विदेश सचिव ने कहा, हमने 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। पहली बार पिछले 40 वर्षों में सैनिक की जान गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर एक तरफा कार्रवाई कर फैक्ट्स बदलने की कोशिश चीनी PLA के द्वारा की गई। विदेश सचिव श्रृंगला का यह बयान मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष के बीच बैठक से ठीक पहले आया। SCO की बैठक से इतर राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री फेंग के बीच बैठक हुई। गलवान में 20 जवानों की शहादत पर विदेश सचिव ने कहा कि LAC पर पिछले 40 साल में पहली बार हमने अपने जवान खोए हैं। भारत भले ही तनाव खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझी जानी चाहिए। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा, हम कड़ाई से इसका सामना करेंगे और इसे रोकेंगे। जहां तक हमारा सवाल है तो हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सरहदी इलाके में जब तक अमन चैन कायम नहीं होगा तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं चल सकते। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है। हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, इसलिए हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। हम संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। अनुचित रेट की वजह से कैंसिल हुए टेंडर, भूमि अधिग्रहण में देरी, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जैसी वजहों से भारत की पहले बुलेट ट्रेन परियोजना कई मोर्चों पर अटक गई है। अब इस परियोजना में 5 साल की देरी हो सकती है। 21 किलोमीटर के अंडरग्राउंड स्ट्रेच के लिए जापान की तरफ से हिस्सेदारी नहीं मिली है। एक रिपोर्ट देखिए। जापानी कंपनियों की कम हिस्सेदारी, नीलामी के लिए बोली लगाने वालों के अनुचित रेट की वजह से कैंसिल हुए टेंडर, भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जैसी वजहों से भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कई मोर्चों पर अटक गई है। अब इस परियोजना में 5 साल तक की देरी हो सकती है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन उन गिनी चुनी परियोजनाओं की लिस्ट में शुमार होने वाली है जो मोदी सरकार की तरफ से तय किए गए वक्त में पूरी नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे अब इस परियोजना के अक्टूबर 2028 में पूरा होने का अनुमान लगा रहा है, जबकि पहले इसकी टाइमलाइन दिसंबर 2023 तय की गई थी। सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट पर काम कर रही जापानी टीम के साथ बातचीत के बाद संशोधित टाइमलाइन का अनुमान लगाया गया है। 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण जापान से 1% की दर पर लिए गए 80% लोन की रकम से हो रहा है। जापानी टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम तैयार होना है। भारत का इरादा इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों को आजादी की 75वीं सालगिरह तक अगस्त 2022 तक तैयार कर देने का था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन माने जा रहे हैं। 21 किलोमीटर के अंडरग्राउंड स्ट्रेच के लिए जापान की तरफ से हिस्सेदारी नहीं मिली है। 21 किलोमीटर के इस अंडरग्राउंड स्ट्रेच में से 7 किलोमीटर का सेक्शन मुंबई के पास समुद्र से होकर गुजरेगा। अभी तक इसको लेकर डील फाइनल नहीं हो सकी है। 21 किलोमीटर के स्ट्रेच के निर्माण के लिए एडवांस बोरिंग मशीन और स्पेशल टेक्निकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिससे महाराष्ट्र के नजदीक फ्लामिंगो सेंचुरी को बचाए रखना भी मकसद होगा। इसको पूरा करने के लिए 60 महीनों से अधिक के समय की जरूरत पड़ेगी। जापानी कंपनियों की तरफ से 11 टेंडर्स की बोली अनुमानित दर से 90% अधिक की लगाई गई है। सूत्रों के अनुसार भारत ने अधिक दर से इनकार कर दिया है। जमीन अधिग्रहण की वजह से भी दिसंबर 2017 में शुरू होने के अनुमान वाला काम अभी लटका हुआ है। महाराष्ट्र में जरूरी 430 हेक्टेयर जमीन में से करीब 100 हेक्टेयर का अधिग्रहण भी हो चुका है। वहीं गुजरात में करीब 1000 एकड़ के अधिग्रहण का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHRCL के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए 63% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अगला मसला ट्रेन की सप्लाई का भी है। जानकारी के अनुसार केवल कावासाकी और हिताची ही सप्लाई कर सकती है। दोनों कंपनियां ज्वाइंट तौर पर केवल एक ही बोली लगा सकती हैं, जिसको लेकर भारत की तरफ से असहमति है। कोरोना संक्रमण की वजह से दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमेटी की बैठक भी अटकी हुई। स्पेशल डेस्क IBN भारत। रूस ने पिछले महीने ही दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। हालांकि रशियन वैक्सीन पर WHO, अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स
शुरू से ही भरोसा नहीं दिखा रहे थे। अब एक नई स्टडी में रूस की उसी वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और असरदार बताया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। दी लैंसेट में शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती स्टेज के एक नॉन रैंडमाइज्ड वैक्सीन ट्रायल में दवा के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। वैक्सीन के 2 फॉर्मुलेशन के 76 लोगों पर ट्रायल के बाद 42 दिनों में सेफ्टी प्रोफाइल का पता लगा है। साथ ही 21 दिनों के भीतर ही सभी वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि 28 दिनों में वैक्सीन एक बॉडी में टी सेल्स भी जनरेट करता है, जो बॉडी को वायरस से लड़ने की ताकत देता है। यह रिपोर्ट 42 दिनों तक चलने वाले छोटे स्तर के 2 ट्रायल्स पर आधारित है। पहले ट्रायल में वैक्सीन के फ्रोजन फॉर्मुलेशन और दूसरे ट्रायल में फ्रीज ड्राइड फॉर्मुलेशन की जांच की गई। वैक्सीन के दोनों हिस्से, जिनमें ह्यूमन एंडिनोवायरस टाइप 26 और ह्यूमन एंडिनोवायरस टाइप 5 का रिकॉम्बिनेंट शामिल है, स्पाइक प्रोटीन के रूप में मॉडिफाइड किया गया था। दोनों स्टेज के ट्रायल में दवा की पूर्ति और इसे स्टोर करके रखने का भी पूरा ध्यान रखा गया था। ये वैक्सीन हाथ की मांसपेशियों के जरिए शरीर में दाखिल की जाती है, जिसके बाद इम्यून सिस्टम पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी और टी सेल्स जनरेट होने के बाद वो शरीर में फैले वायरस और इन्फेक्टेड सेल्स को अपना निशाना बनाते हैं। रूस की इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है, जिसे गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया है। इस शोध के प्रमुख लेखक डेनिस लागोनोवो ने बताया कि एंडिनोवायरस वैक्सीन के मानव कोशिका में दाखिल होते हैं, जो कि कोशिकाओं के स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का कारण है। लोगों का कहना है कि वैक्सीन इम्यून को वायरस और खतरे की पहचान कर उसे टारगेट करने में मदद करती है। ये ट्रायल रशिया के ही 2 अस्पतालों में हुए हैं। इन दोनों नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल में वॉलंटियर्स को पहले से पता था कि उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। ट्रायल में 18 से 60 साल की उम्र के हेल्दी लोगों को ही शामिल किया गया था। वैक्सीन देने के बाद इन सभी वॉलंटियर्स को पहले 28 दिन अस्पताल में ही रखा गया था। वैक्सीन दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स ने इंजेक्शन वाले हिस्से में दर्द, हाइपरथीमिया, सर दर्द, कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द महसूस किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये लक्षण आमतौर पर सभी वैक्सीन में देखने को मिलते हैं, खासतौर से जो रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर पर आधारित हो। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। यूपी में अच्छी बारिश से इस बार किसानों को आस जगी थी कि धान की फसल अच्छी होगी। मौसम ने भी भरपूर साथ दिया था, लेकिन खाद न मिलने से किसानों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिरता दिख रहा है। सूबे के सहकारी केंद्रों पर खाद के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग जा रही हैं। हर तरफ खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी सरकार कहती है कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। सरकार दावा करती है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि ऐसा होता तो ये तस्वीरें सामने क्यों आती। ये ताजा वीडियो एक किसान ने भेजी है और इस उम्मीद से भेजी होगी कि सरकार खबरों के जरिए जमीनी हालातों को जान और समझ सके। आपको बता दें कि यह वीडियो है सोनभद्र जिले के सिहुआ सहकारी गोदाम का, जहां लंबी लंबी कतारें यह बताने के लिए काफी हैं कि स्थानीय किसानों को खाद पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकारी मुलाजिमों और सत्तासीन सफेद पोशों के दावों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद होती तो शायद इन किसानों को लाइन लगाकर इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जानकारी के अनुसार ये गोदाम जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर खाद आने की खबर किसानों को लगी तो खाद लेने जा पहुंचे सहकारी गोदाम। लेकिन हालात इतने खराब होंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ किसान लाइन लगाकर खाद पाने के लिए खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे और लाइन में खड़े होकर इंतजार करते रहे। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ रसूखदार लोगों को बिना लाइन के ही खाद मिल गई हो, लेकिन लाइन में खड़ा सीधा साधा किसान अपने को ठगा महसूस करके टकटकी लगाए देखता रहा कि काश कुछ बोरी खाद मुझे भी मिल जाती। अब सवाल उठता है कि अगर जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद आई तो गई कहां?
और जो खाद गोदामों तक पहुंची वो चंद लोगों को ही क्यों दी जा रही है? तो क्या मान लिया जाए कि यहां भी कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद की कृत्रिम अभाव दिखाकर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन पर एनएसए लगाया जाए। मुख्यमंत्री किसानों को लेकर इतना गंभीर हैं तो सवाल फिर उठता है कि मुख्यमंत्री के इतनी सख्ती के बाद भी किसान खाद के लिए परेशान क्यों हैं? और यदि परेशान हैं तो जिम्मेदार कौन? और जिम्मेदार की लापरवाही पर कार्रवाई क्यों नहीं? स्पेशल डेस्क IBN भारत। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में देवरिया जिले के समाजसेवी सुनील राव ने पहली बार पथरदेवा विधानसभा से चुनावी दंगल में उतरने का पूरा मन बना चुके हैं। देवरिया जिले के विधानसभा पथरदेवा ग्राम पंचायत बालकुआं निवासी समाजसेवी सुनील राव ने पहली बार सुनील राव सेवा संस्थान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सेक्टर प्रभारियों का चयन किया है, जिससे विपक्षी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि समाजसेवी सुनील राव के प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोलंकी व विपिन राव के नेतृत्व में विधानसभा पथरदेवा में हर ग्राम पंचायत पर बूथ अध्यक्ष, बूथ उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों का चयन कर आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियों के बारे में बताया जा रहा है। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेता श्री सुनील राव जी विगत 4 वर्षों से पथरदेवा विधानसभा के अंतर्गत समाज सेवा करने का काम 4 साल से अनवरत लगातार जारी रखे हैं। इस पूरे विधानसभा के अंतर्गत जहाँ से भी गरीब, असहाय, लाचार लोगों का फ़ोन अगर आ गया तो वहाँ पहुँच के उनके अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि विपिन राव जी अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। पहुँच करके वहाँ जो भी यथासंभव मदद की ज़रूरत होती है किया जा रहा है 4 साल से। और रही बात सेक्टर और बूथ की, तो अब समाजसेवी सुनील राव सेवा संस्थान के तरफ से इस पूरे विधानसभा के अंतर्गत अपना अभी दल तो कोई है नहीं नेताजी के पास, तो समाजसेवी के तौर पर एक बूथ और सेक्टर बना के अपना पूरा विधानसभा का तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का नेताजी पूरा मन बना चुके हैं। विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है, यही सोचकर अब फील्ड में बूथ का गठन कार्य तेज कर दिया गया है। इस बूथ गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किस प्रयोजन से ये गठन कर रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारा बूथ मजबूत होना चाहिए। जब तक हम बूथ पर मजबूत नहीं रहेंगे तब तक चुनाव लड़ पाना संभव नहीं है। इसी क्रम में पूरे विधानसभा के अंतर्गत हर ग्राम सभा में अपना संगठन तैयार किया जा रहा है। लगभग हम 80% ग्राम पंचायतों को कवर कर चुके हैं। सेक्टर के माध्यम से सेक्टर अध्यक्ष लोग पर डे घूम के मेहनत कर रहे हैं गांव-गांव। उसके साथ हम लोगों की जहां ज़रूरत पड़ती है सेक्टर अध्यक्ष जहां अपने आप को असहज कमज़ोर महसूस करते हैं, हम लोग तत्काल वहां पहुंचने का काम करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इस इजरही ग्राम सभा में हम लोग सेक्टर गठन के क्रम में आए थे कि हमारे मुन्ना खान साहब को बूथ अध्यक्ष अमन राव के नेतृत्व में यहाँ सेक्टर अध्यक्ष हमारे आप देख सकते हैं अमन राव जी हमारे सेक्टर अध्यक्ष यहाँ के हैं। इनके द्वारा पूर्व प्रधान मुन्ना खान साहब को यहाँ बूथ अध्यक्ष बनाया गया है। आप इनसे बात भी कर सकते हैं। मैं सुनील राव को आज 2 साल से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे नेता हैं, समाजसेवी हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है गरीबों को 1 मिनट में पहुँच जाते हैं। जो भी काम होता है कहीं से भी फ़ोन आता है उनके प्रतिनिधि 2-4 घंटे में तुरंत पहुँच कर उनकी मदद करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, जो भी उनसे होता है वो काम कराते हैं। कहीं भी जाते हैं, नेक दिल इंसान है। आज 2 साल से वो लगे हुए समाज सेवा में और अच्छे इंसान हैं। अभी तो आगामी विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अभी किसी पार्टी से वो नहीं है, तो क्या किसी पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भी आप लोग उनके साथ रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। आज देखिए जो दौर चल रहा है
हिंदू मुस्लिम भेदभाव उनके अंदर नहीं है। जो भी अच्छा नेता होगा उनके साथ हम लोग रहेंगे, किसी दल से भी हो। हमको ईमानदार नेता चाहिए, विकास वाला नेता चाहिए, हर दिल अजीज नेता चाहिए। जो भी हो उनके साथ, किसी पार्टी में रहें उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। बूथ अध्यक्ष बनने के बाद आपको क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं सुनील राव सेवा संस्थान द्वारा? बूथ को मान लीजिए मजबूत बनाना है, घर घर जाकर वोटरों को जो कार्यकर्ता है उनको बताना है कि भाई बूथ अध्यक्ष बनाया गया है, मजबूती से साथ लड़िए, मेहनत कीजिए, जो भी काम हो, जो भी व्यवस्था ज़रूरत तो बताइए, सीधे नेताजी पास पहुंचाया जाएगा। जो भी आपका काम है वो रुकेगा नहीं, होगा। जिम्मेदारी से निभाइए, आप लोग मेहनत कीजिए, आगे हमारे भगवान ने कामयाबी देगा। यूपी के कानपुर में 2 जुलाई की देर रात को हुए बिक्रूकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुर्की के आदेश से डरे जयकांत वाजपेयी के तीनों भाइयों ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, तो वहीं देर रात जयकांत की संपत्ति को जब्त करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिए हैं। अपराधी विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस उसके पुराने मामलों की जांच कर रही थी। वहीं दबंगई के बल पर अर्जित की गई संपत्ति की भी जानकारी की जा रही थी। इसके चलते पुलिस ने खजांची जयकांत वाजपेयी के ब्रह्मनगर के घर, फ्लैट, प्लॉट और 4 लग्जरी कार व बाइक समेत 11 संपत्तियों को जब्त करने की जिला मजिस्ट्रेट से सिफारिश की थी, जिस पर देर रात जिला मजिस्ट्रेट ने मुहर लगाते हुए अवैध तरीके से तैयार की गई जयकांत वाजपेयी की 11 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। क्या था मामला? गौरतलब है कि बिकरू कांड को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई थी और वह कुछ दिन के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारा भी गया था। इसी दौरान पुलिस के हाथ अपराधी विकास दुबे का खजांची जयकांत वाजपेयी लगातार कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि अपराधी विकास दुबे के फाइनेंस का सारा काम जयकांत वाजपेयी ही संचालित करता था। घटना की रात भी इसने अपराधी विकास दुबे की मदद की थी। इसको लेकर पुलिस ने बिकरू कांड को लेकर दर्ज मुकदमे में जयकांत वाजपेयी को भी नामजद आरोपी बनाया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। स्पेशल डेस्क IBN भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोरेन ने इस पत्र के जरिए GST लागू करने के समय किए गए वादे को याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक GST मुआवजे की भरपाई नहीं करने से राज्य और केंद्र के बीच विश्वास में कमी हो सकती है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य के सामने पैदा हुए आर्थिक संकटों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से GST कंपनसेशन का बकाया 2500 करोड़ दिलाने की मांग की है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में आपने GST लागू करते हुए देश के लिए एक नए युग की शुरुआत होने की बात कही थी। सोरेन ने कहा, मैं यह देख रहा था कि कैसे आप यह कह रहे हैं, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इसका विरोध किया था। GST लागू करते वक्त सभी राज्यों से यह कहा गया था कि इससे होने वाले घाटे की भरपाई 5 साल तक केंद्र सरकार करेगी, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद के 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं। पिछले दिनों GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने GST मुआवजा की राशि देने के बदले करोड़ों रुपए का कर्ज लेने का सुझाव दिया था। राज्य सोच भी नहीं सकता था कि केंद्र अपने वायदे से मुकरते हुए राज्यों को और अधिक कर्ज लेने की सलाह देगी। GST लागू होने से पहले राज्य सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार था, जिससे वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए राजस्व जुटाती थी। GST लागू होने के बाद राज्य की यह शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और उसे केंद्र पर निर्भर होना पड़ा। हमने राज्य की व्यथा बताई है और राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। अब जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, इससे राज्य सरकारों को आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।